नमस्कार। बहुत सारे साथियों द्वारा ये बार-बार कमेंट और मैसेज आ रहा था कि सर जब भी हम लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं तो स्कोर जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है या फिर बहुत दिनों से जो मार्क्स है वो उतना पे ही लटका हुआ है, उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो चलिए परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रेलवे एग्ज़ाम के लिए या वो एनटीपीसी का आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे या फिर आरपीएफएसआई का, एलपी का, टेक्नीशियन का, किसी का भी लगा रहे होंगे। तो उसमें कैसे आप मॉक टेस्ट में जो अपना मार्क्स है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसका मैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको बताऊँगा और यकीन मानिए यदि आप इसको 10 दिनों तक फ़ॉलो करते हैं, तो आपको 10 दिनों में ही फ़र्क देखने को मिल जाएगा और ईज़िली जो है वो आपका 10 प्लस स्कोर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन चीज़ों को बारीकी से समझना पड़ेगा उसके लिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। तो चलिए बिना कोई वक़्त गवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट दे दूँ। टेक्स्ट बुक पे सिलेक्शन वाली दिवाली का जो सेल चल रहा है, जो कि 29 से 31 अक्टूबर तक चलने वाला है, जिसमें आप टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो मात्र ₹395 में जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरा ये SCC कोड यूज़ कर लीजिएगा और आपको पता ही है कि जो रेलवे का पेपर होता है वो ऑनलाइन होता है, तो आपको मॉक या फिर पीवाईक्यू सेट भी ऑनलाइन ही लगाना चाहिए और इसके अंतर्गत आप 1 साल तक 800 से ज़्यादा परीक्षाओं के लिए 17,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट और बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट आप ईज़िली लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर SCC कोड को यूज़ कीजिए और जो अपनी तैयारी है वो टेक्स्ट बुक के साथ बेहतरीन कीजिए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा मेन मुद्दा है कि हाउ टू इंक्रीज़ मार्क्स इन मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस सेट। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पे डिटेल्स में आपको सब कुछ समझाने का कोशिश किया हूँ और यदि आप इसको फ़ॉलो करते हैं आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आपका जो स्कोर है वो कम आ रहा है तो इसको मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसका कि एग्ज़ाम डेट आपके सामने है और आपके पास समय कम है और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो कि आपका अभी होने वाला है और इसका एग्ज़ाम डेट आप अभी नहीं आया है। तो आप उसके लिए आपके पास अच्छा खासा समय है। तो अलग-अलग अप्रोच आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कैटेगरी 1 में मैंने लिया है जिसका एग्ज़ाम जो है नज़दीक है, जैसे एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफएसआई का हो गया और कैटेगरी 2 में एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल या फिर और भी रेलवे का जो एग्ज़ाम आपको होने वाला है, जैसे ग्रुप डी का भी फॉर्म आने वाला है। तो इसके अंतर्गत हम कैटेगरी 2 को लिए हैं, ठीक ना? अब देखिए, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसका सबसे पहले बेसिक रूल समझिए कि बेसिक रूल क्या है। ऐसे ही मॉक टेस्ट नहीं लगा देना चाहिए। बेसिक रूल कहने का मतलब है कि जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे यदि आप बिना पढ़े मॉक टेस्ट लगाएँगे तो निश्चित सी बात है कि जो आपका स्कोर है वो कम आएगा। यदि पढ़े आप बिना पढ़े लगाओगे तो नंबर कम आएगा, ये सिंपल सी बात है। तो भाई कितना सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए? तो देखिए मैथ, रीज़निंग में आपका कम से कम जो है वो 90% जो है वो सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। मैथ, रीज़निंग में 90% कम से कम जो है वो सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए और वही जीके, जीएस या फिर करंट अफेयर्स का बात किया जाए, तो वो आपको कम से कम 50% जो है वो सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। यदि आप ये इतना सिलेबस कंप्लीट नहीं है और उससे पहले आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मॉक टेस्ट लगाने से जो है वो आपका रिज़ल्ट नहीं होता है, यानी आप बिना पढ़े मॉक टेस्ट लगाएँगे तो सोचेंगे वही सवाल जो आपको परीक्षा में आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मॉक टेस्ट एक प्रैक्टिस का है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, टाइम को कैसे मैनेज करें और जो है वो एग्ज़ाम का माहौल जैसा खुद को बना ले, पहले से प्रिपेयर हो, इसलिए मॉक टेस्ट लगाया जाता है, ठीक ना? तो ऐसा हो सकता है कि आप जो है वो डिमोटिवेट फ़ील करने लगेंगे, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए आप कम से कम जो है वो 90% से ज़्यादा आपको सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए मैथ, रीज़निंग का और जीके, जीएस का आपको कम से कम 50%, ठीक? अब बात करते हैं कि ये सिलेबस जो है अभी तक जिसने कंप्लीट किया होगा नहीं किया होगा, उसके ऊपर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कैटेगरी 1 में जो एलपी टेक्नीशियन जो एग्ज़ाम डेट जो है नज़दीक है, उसके लिए तो देखिए वो तो बहुत दिनों से फॉर्म फिल अप किए होंगे, तो बहुत सारे जो है ऐसे सेक्शन का सिलेबस कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर कुछ छूट गया होगा, तो वो यूट्यूब से मैराथन वीडियो देख लेंगे, ठीक ना? अगर नहीं आपका कुछ ऐसे सेक्शन होंगे जहाँ से आपका जो सिलेबस है कंप्लीट नहीं होगा, तो उसके लिए आप यूट्यूब से चुपचाप मैराथन वीडियो देख लीजिए, तो आपका वो जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कैटेगरी 2 यानी जो एनटीपीसी के अंतर्गत जो कैंडिडेट आते हैं, जिन्होंने फॉर्म फिल अप किया है, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहले आप अपने सिलेबस को इतना कंप्लीट कीजिए जितना मैंने लिखा है, यानी मैथ, रीज़निंग में कम से कम 90% और जीके, जीएस में 50%। अगर अगर इतना कंप्लीट करेंगे और आगे जब मॉक टेस्ट लगाएँगे, तो आप खुद को डिमोटिवेट फील भी नहीं करेंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी हो जाएगी। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट से रिज़ल्ट नहीं होता है, मॉक टेस्ट जो है सिर्फ़ एक प्रैक्टिस का साधन है। प्रैक्टिस करने के लिए है कि एग्ज़ाम में कैसे प्रेशर को हैंडल किया जाना है, एग्ज़ाम में कैसे टाइम को मैनेज करना है, इसके लिए मॉक टेस्ट लगाया जाता है। तो जब तक आपका जो है सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, मॉक टेस्ट लगाएँगे तो डिमोटिवेट हो जाएँगे, नंबर कम आएगा तो। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक ना? और ज़्यादा आप करना चाहते हैं तो जो भी सेक्शन आपका कंप्लीट होगा या फिर कोई भी चैप्टर कंप्लीट होगा, तो उसका आप सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं।
सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो गया तो एंशिएंट हिस्ट्री में चैप्टर वाइज भी बहुत सारे सेट रहते हैं, तो उसको लगा सकते हैं, ठीक। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। हालांकि मैं एनटीपीसी के लिए जीके जीएस का पर डे 6 टॉपिक टेलीग्राम के माध्यम से देता ही हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, तो वहाँ से भी सिलेबस आपका 100 दिनों में मैं कंप्लीट करा दूंगा, तो सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ से जो आपका इतना कंप्लीट हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि कैटेगरी 2 वाले भी आपका ये सिलेबस अगर कंप्लीट करते हैं, फिर अब मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो अब उनको क्या करना चाहिए? अगर उनका मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, पहले से बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, फिर भी उनका जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है स्कोर, तब देखिए मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, और वो सॉल्यूशन जो है वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, ठीक ना? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यानी इसको अगर कीजिएगा, लागू कीजिएगा, खुद को फॉलो कीजिएगा, तब ये सारी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक? सिर्फ वीडियो देखने से आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, जब भी आप पहला है सॉल्यूशन के रूप में कि जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएँ, जब भी, तो फ्रेश माइंड से लगाएँ। यानी आपके माइंड में कुछ और ना चल रहा हो, मतलब इधर-उधर की बातें ना चल रही हो, और एक शांत माहौल में मॉक टेस्ट मारें। शांत माहौल कहने का मतलब है कि ज़्यादा शोरगुल ना हो, एक शांत माहौल हो, और ही एग्ज़ाम हॉल की तरह आपको फ़ील होना चाहिए कि मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ। मॉक टेस्ट बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट करते हैं कि हाँ, 50 क्वेश्चन अभी लगा देंगे, 50 क्वेश्चन शाम को लगाएँगे, फिर अगले दिन लगाएँगे। तो ऐसे देखो, मॉक टेस्ट लगाने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, बस आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो। चुपचाप जो है वो एक बार में ही पूरा सवाल को सॉल्व कीजिए, फ्रेश माइंड से कीजिए, शांत माहौल में कीजिए, और जो है वो उसका जो फीलिंग होना चाहिए वो एग्जाम हॉल जैसा फील होना चाहिए, ठीक। दूसरा चीज़ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि यदि आप मान लीजिए मॉक टेस्ट 60 मिनट यानी 1 घंटे का लगा रहे हो, या फिर किसी किसी एग्जाम में 1.5 घंटे का समय है, तो यदि 90 मिनट का लगा रहे हो, तो ये इसके अलावा ये मॉक टेस्ट लगाने के बाद या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद आपको 60 मिनट वाला जो है वो मॉक, उसको 120 मिनट तक डीप एनालिसिस करना है। यानी इसके अलावा, यानी 1 घंटे के अलावा आपको 2 घंटे डीप एनालिसिस करना है, और 90 मिनट वाले का जो 180 मिनट, यानी 2 घंटे जो है एक्स्ट्रा आपको इसका दोगुना जो है आपको एनालिसिस करना है। डीप एनालिसिस कहने का मतलब ये है कि कहाँ आपका गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ों को देखना है। जैसे कि उसमें आप यदि एनालिसिस करेंगे तो ऐसे बहुत सारे सेक्शन होंगे जो कि आपका सही होगा, तो वहाँ से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और नई-नई जो चीज़ें जो आपकी गलती हो रही है वहाँ से भी आपका काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है। इसको मैं आपको एक अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, जो कि मैंने खुद फॉलो किया है था रेलवे एग्ज़ाम के लिए, और आगे भी मैं करता हूँ जब भी वन डे एग्ज़ाम मुझे देना होता है तो। तो देखो, मैं एक कॉपी बनाया हूँ, और उस जब भी मॉक टेस्ट लगाता हूँ तो उस कॉपी में मैं 2 चार्ट बनाया हूँ, ठीक ना? 2 चार्ट में, एक चार्ट की तरफ मैंने मैथ रीज़निंग को लिया है, और दूसरे चार्ट में मैंने मैथ, रीज़निंग और जीके, जीएस यानी सभी सब्जेक्ट को लिया है। मैथ रीजनिंग को मैंने चार्ट 1 में इसलिए लिया है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर होंगे जिसमें कि मुझे, जब भी मैं मॉक टेस्ट लगाऊँगा, तो उसमें जो टाइम है वो ज़्यादा लग जाएगा। यानी ऐसा मान लीजिए कि सीआई का क्वेश्चन आ रहा है, तो सीआई में मुझे ज़्यादा समय लग जा रहा है। तो मैं उस वैसे चैप्टर को चार्ट 1 में लिखूँगा। या फिर ऐसे मानकर चलिए कि अलजेब्रा का कोई ऐसा सवाल आ रहा है, अलजेब्रा में आपको ज़्यादा समय लग जा रहा है, तो अलजेब्रा मैं चार्ट 1 में लिखूँगा, ठीक? चार्ट 2 में क्या लिखूँगा? चार्ट 2 में जो लिखूँगा कि जो सवाल गलत हो रहा है वो किस चैप्टर से है। जैसे मानकर चलिए कि मेंसुरेशन से आपका गलत हो रहा है, या फिर वाटर इमेज या फिर मिरर इमेज रीजनिंग का जो है चैप्टर उससे गलत हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे। या फिर जीके जीएस में ऐसा कोई है, जैसे मुगल साम्राज्य से गलत हो गया सवाल, या फिर पॉलिटी से कोई संविधान संशोधन से सवाल गलत हो गया, तो यहाँ लिखूंगा। और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। ये तो लिख लिए चार्ट 1 चार्ट 2 में, यानी जो आप एनालिसिस करेंगे यहाँ, डीप एनालिसिस करेंगे, इसी के अंतर्गत ये जो चार्ट 1 और चार्ट 2 बनाएंगे, तो उसके अलावा आपको इसको क्लियर करने के लिए कि आगे ऐसी गलतियां ना हो, आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा टाइम देने का कहने का मतलब ये है कि जीके जीएस को आपको टॉपिक देखना पड़ेगा कि भाई किस टॉपिक से आपका जो सवाल है वो फँस रहा है, मतलब दिक्कत हो रहा है, गलत हो जा रहा है। और मैथ रीजनिंग में यदि गलत हो रहा है तो उसको यूट्यूब वीडियो से जो है आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे मानकर चलिए कि मैथ रीजनिंग में मेंसुरेशन से आपका सवाल गलत हो जा रहा है, तो मेंसुरेशन देख लीजिए, कोई भी मैराथन वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा वहाँ से। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट लगा लीजिएगा मेंसुरेशन का, तो वो क्लियर हो जाएगा। आगे से मॉक टेस्ट में जो है वो गलती नहीं होगा, ठीक ना? आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। और रही बात जीके जीएस का, तो जो टॉपिक आपका गलत हो रहा है उसको आप अपने नोट से पढ़िए, या फिर अगर आपके पास बुक है तो बुक से पढ़िए, और नहीं तो फिर यूट्यूब से पढ़िए। ये जो है वो आपको ईज़िली यूट्यूब पे समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये जो चीज़ें हैं आप इसको 10 दिनों तक फ़ॉलो करना है, और 10 दिनों के बाद फिर आप मॉक टेस्ट लगाइए। यानी 2-3 आप मॉक टेस्ट लगाओ और उसमें देख लो कि आपका कहाँ गलत हो रहा है, और ऐसा पढ़ो, यानी डीप एनालिसिस करने का मतलब इसलिए है कि इस चीज़ को ऐसे पढ़ो कि आगे इस सेक्शन से या फिर आगे इस चैप्टर से कोई सवाल आए तो फिर वो गलत ना हो। अब बार-बार एक ही चीज़ गलत कर रहे हो, जैसे मानकर चलो कि जो बायोलॉजी का एक चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से यदि आपका सवाल जो है वो बार-बार गलत हो रहा है, तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। यानी एक चीज़ एक बार क्लियर कर दोगे तो फिर उसको गलत होने नहीं होना चाहिए, ठीक ना? तो अगर नहीं गलत होगा तभी आपका रिज़ल्ट का जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा रहेगा। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। और एक चीज़ मैं लास्ट में लिखा हूँ, यहाँ देखो आप, ये सभी लोग फ़ॉलो नहीं करेंगे। ये मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि सभी लोग इसको थोड़ा-सा वो सोचेंगे कि ऑड है, या फिर बोरिंग फ़ील करेंगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो सबका रिज़ल्ट भी तो नहीं होता है ना, सबका कहाँ रिज़ल्ट होता है? ये वही लोग फ़ॉलो करेंगे जो रिज़ल्ट चाहते हैं। क्योंकि देखो, कोई बाबा जी का घुट्टी नहीं है कि पिला दिया जाए कि आपका जो है वो स्कोर बूस्ट कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा।
इसलिए यकीन मानिए इसको आपको फ़ॉलो करना ही पड़ेगा। और जो है अपना स्कोर अगर इंक्रीज़ करना चाहते हैं मॉक टेस्ट में फिर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट में, तो अगर इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपको ये करना ही पड़ेगा। यही रामबाण इलाज है, इसके अलावा और ऐसा कोई इलाज नहीं है कि जो आपको बता दिया जाए कि उसको एक बार देख ले या कुछ कर ले तो आपका सही हो जाएगा, ठीक ना? और इतना करते हैं तो फिर ईज़िली हो जाएगा और आपको मज़ा भी आने लगेगा। और वैसे भी आप जब डीप एनालिसिस करोगे, इससे लड़के बचते हैं। वो सिर्फ़ मॉक टेस्ट लगा देते हैं, छोड़ देते हैं, एनालिसिस नहीं करते हैं। अरे बबुआ ऐसा मत करो, एनालिसिस करोगे तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे सेक्शन होंगे कि जो आपको रिवाइज़ आपका रिवाइज़ हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से जो पहले से आप पढ़े होंगे और बहुत सारे ऐसे सेक्शन होंगे जो आप नहीं पढ़े होंगे तो उसको नया-नया पढ़ने को मिलेगा। तो आगे इस चैप्टर या फिर इस सेक्शन से सवाल आएगा अगले मॉक टेस्ट में या फिर जब भी आप लगाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो फिर वो आपका गलत नहीं होगा ना। तो उसके कमांड के लिए आपको डीप एनालिसिस करना चाहिए और ऐसे चार्ट 1 चार्ट 2 जो है वो बना के रखना चाहिए, जिससे कि आपको जो है काफ़ी चीज़ें वो आसान हो जाए। तो आई होप आप चीज़ों को समझे होंगे। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और भी आगे जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और अगर एनटीपीसी का आप तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस आपका कमजोर है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ मैं डेली पर डे जो है वो 6 टॉपिक देता हूँ, वहाँ से मैं सिलेबस को कंप्लीट करा रहा हूँ। और उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो जीके जीएस में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मैथ रीजनिंग का भी मैं प्लान बना रहा हूँ। आगे जैसा भी होगा मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।